देखिए बेटा, अकाउंट्स फॉर बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज के लिए अकाउंट्स। चलिए देखिए, यहाँ पर आखिरी में आपको बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ड्रॉ करने ही है। लाइक जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए बनाया, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, रिसीप्शन, एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेट्स अलग है, बैंकिंग कंपनीज के फॉर्मेट्स अलग है जो कि आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने से पहले आपके इस चैप्टर में राइट 3 to 4 स्मॉल टॉपिक्स से, छोटे छोटे टॉपिक से पहले उनको कवर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा हमारा जो टॉपिक है आज का, बैंकिंग कंपनीज में हम बात करें, सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज के कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। कस्टमर्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो पैसा देने वाले और एक पैसा लेने वाले। डिपॉजिट के कस्टमर और दूसरा बेटा एडवांसेस के कस्टमर, लोन के कस्टमर, राइट। हाँ यार, जिनको हमने एडवांस दिया है, लोन दिया है, और एक जिनसे हमने पैसा लिया है, ये डिपॉजिट के कस्टमर हो गए। तो बैंक में जो कस्टमर पैसा जमा कराता है, राइट, उसमें 4 तरह की कैटेगरीज होती है। डिपॉजिट की 4 तरह की कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी क्या है बेटा, करंट अकाउंट। दूसरी डिपॉजिट है बेटा सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, राइट, सेविंग डिपॉजिट। तीसरे तरह के कस्टमर होता है जो बैंक में क्या कराते हैं बेटा, एफडी कराते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। और फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंटिंग आता है रिकरिंग डिपॉजिट या रेगुलर डिपॉजिट, जिसको अपन बोलते हैं बेटा आरडी, रेगुलर डिपॉजिट भी इसको बोलते हैं। तो जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं कस्टमर जमा कराने की बेटा 4 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 4 कैटेगरीज होती है। करंट अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की, एफडी की, और ये बैंक की क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ पे लायबिलिटीज कहलाएगी। हर्ष, ये बैंक की क्या कहलाएगी बेटा, लायबिलिटीज कहलाएगी। जबकि यहाँ एडवांसेस की बात करें तो बैंक ने दिया है, तो ये बैंक की क्या कहलाएगी बेटा, एसेट्स। अच्छा, बैंक कैसे दे सकता है एडवांस? देखिएगा, बैंक ने आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड किया, बैंक ने आपको पर्सनल लोन दिया, बैंक आपको टर्म लोन दे देता है, लॉन्ग टर्म लोन, हाउसिंग लोन आपको बैंक प्रोवाइड कराता है, बैंक आपको एजुकेशन लोन भी देता है, देता है, मोटर व्हीकल लोन भी देता है, मोटर व्हीकल लोन भी देता है, राइट, मोटर लोन बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। बैंक कई तरह के, लाइक आपको करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? कैश क्रेडिट की। बैंक नंबर ऑफ एडवांसेस, कई तरह के एडवांसेस, कई तरह के लोन आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइक एग्रीकल्चर लोन हो गया नहीं हो गया, तो बैंक कई तरह के लोन आपको देता है, और ये सारी की सारी बैंक की क्या कहलाएंगी बेटा, एसेट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ये पैसा देने वाले और ये पैसा लेने वाले। बात समझ में आई है? तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। और एसेट से मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हम कस्टमर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम कोई फिक्स्ड एसेट की बात नहीं करेंगे, हम कोई अदर टाइप ऑफ करंट एसेट्स की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे बैंक में जो बैंक के कस्टमर है, जिन्होंने बैंक को क्या ले रखा है, पैसा एडवांस, मतलब जिन्होंने बैंक से पैसा क्या ले रखा है, एडवांस ले रखा है, जो बैंक की एसेट है, इन एसेट्स का हमने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। क्या कर रखा है? अब क्लासिफिकेशन क्या है वो हम समझते हैं, इसको नोट कीजिएगा फटाफट से। तो कस्टमर दो है, एक तो पैसा देने वाले और एक पैसा लेने वाले, ठीक है। एक तो डिपॉजिट के कस्टमर आ गया और दूसरे किसके कस्टमर आ गए बेटा, लोन के कस्टमर आ गए बेटा।
रिकंस्ट्रक्शन हो गया तुम्हारा, गुडविल हो गया, शेयर्स हो गया, कैश फ्लो हो गया, एबीसी हो गया, डबल अकाउंट हो गया, एक बच रहा है अमालगमेशन, बस अमालगमेशन बच रहा है ना, मेन बड़ा चैप्टर, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो एक दिखना चैप्टर। अमालगमेशन हम मार्च में लेंगे क्या, लास्ट 15-20 डेज में लेंगे अमालगमेशन, ठीक है। चलो आपका प्रमाण चलते हैं। ऐसे निकला तो निकला अरे हमारे परवेश कंपनी की बातें करो, चैप्टर वाइज करो, ठीक है। मिला दूं महिमा, ये चैप्टर हमारा बेटा पढ़ा हुआ है, राइट। लगभग सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अमालगमेशन को छोड़ के, जो मेथड टॉपिक्स है, मेथड टॉपिक हमारा बचा हुआ है, तो उसको अपन बाद में लेंगे इन द लास्ट। उससे बेटर है कि आप सारे चैप्टर वापस से रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये बैंक के बेटा कस्टमर है, ये पैसा देने वाले और ये पैसा लेने वाले, चलिए इसलिए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कर रखा बेटा, इन एसेट्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है होता है, एसेट्स का मतलब क्या है, एडवांसेज, एडवांसेस की बात कर रहे हैं हम। और इन एडवांसेस को, इन एसेट्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर रखा है। एक एसेट जिसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स, और दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या है बेटा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है एनपीए। आपने ये वर्ड सुना होगा, लाइक परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए तो हमने कई बार सुना है, राइट। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने, लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, उसने गवर्नमेंट में आने के बाद एंटी एसेट्स पर ही क्या किया है, काम किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे ही काम किया है बेटा बैंक्स की, राइट। हाँ है ना, मतलब जो पैसा डूब चुका है उन्हीं को रियलाइज करने पर या उनको राइट ऑफ करने में काम किया। बात समझ नहीं है, हमारी जो बैंक्स थी उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत बढ़ चुकी थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूं, जान लीजिएगा इसको सिंपली। अगर हम समझे बेटा, आपने कस्टमर को पैसा एडवांस दिया, क्या दिया, अगर वो टाइम पर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है तो वो कौन सी एसेट कहलाएगी, मतलब आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है, राइट। किसके बराबर आ रही है, इंटरेस्ट बराबर आ रहा है टाइम टू टाइम, तो वो क्या कहलाएंगी, परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएंगी। और वो एसेट्स जिन्होंने बैंक की इनकम को जनरेट करना क्या कर दिया है, टाइम पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएंगी। तो आरबीआई की गाइडलाइंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने इन एसेट्स को क्लासिफाइड कर रखा है कि क्या परफॉर्मिंग है, क्या। अभी समझ में आया भाई, वहां तो टाइम लिमिट बताई गई है भाई, आज मान लो किसी ने एक किस्त नहीं चुकाई तो क्या उसको नॉन परफॉर्मिंग बोल दें क्या। हम आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग कब बनेगी। बट एक बात तो तय है कि जिन्होंने बैंक को टाइम पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट चुकाना बंद कर दिया है वो एसेट्स कौन सी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। और जो टाइम पर चुका रही हो क्या है, अब
करना क्या है इसको, यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स है, हम यहाँ पर एसेट्स को जो क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, समझिएगा पर्पस क्या है। एक पर्पस है हमारा फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पर्पस से। और दूसरा पर्पस हमारे यहाँ पे क्या है, दूसरा पर्पस जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का है वो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स के लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पर्पस से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पर्पस से पीबीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के पर्पस से इसको फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, ये किस पर्पस से बेटा, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन से क्या मतलब है समझिएगा। ये एसेट आपको एक इनकम जनरेट करके दे रही है, कौन सी इनकम बताओ, ये एडवांसेज आपको एक इनकम कमा के दे रही है, आपको मतलब बैंक को एक इनकम कमा के दे रही है। कौन सी इनकम बोलो, इनसे कौन सी इनकम हमें मिल रही होगी, इंटरेस्ट की इनकम। बैंक की मेन इनकम यही होती है, बैंक्स की मेन इनकम, बैंकिंग कंपनीज की मेन इनकम ब्याज की इनकम ही होती है बेटा। जो लोन उसने बांटे हैं, जो एडवांसेस उसने बांटे हैं, जो टर्म लोन उसने दिए हैं, जो उससे ब्याज मिल रहा है, उसी से पूरा बैंक चलता है बेटा। उसी से आप एम्प्लॉइज की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी से आप क्या करेंगे, जो डिपॉजिट से उनके ब्याज चुकाएंगे, मेन इनकम तो वही है। आपको बात अलग है फर्दर कि बैंक क्या करता है, जो आपका पैसा लिया है, कस्टमर से जो पैसा लिया है वो आपको एडवांस के तौर पे तो देता ही है, लोन के तौर पे तो देता ही है, बैंक कुछ सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर देता है जिससे उनको क्या मिलती रहती है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से इनकम मिलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बैंक अकाउंट है या सॉरी जो बैंकिंग कंपनीज है, जो बैंक से इनकी मेन इनकम ब्याज की इनकम होती नहीं होती है। अब यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मतलब क्या है, आपको ये जो ब्याज की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट। इनकम को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करने का बेसिस क्या हो, आप किसी भी इनकम को जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। क्या कहलाता है, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के दो बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। पढ़ रहा है 11th क्लास से पढ़ते हुए हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के दो बेसिस होते हैं, एक तो कैश बेसिस और दूसरा अक्रूवल बेसिस। कौन सा बेसिस बेटा, अक्रूवल बेसिस। आया ना। अच्छा, कैश बेसिस क्या बोलता है, याद करो, जो आपने रिसिप्ट कर लिया है वो आपकी इनकम है, चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड क्यों नहीं हो। जो आपने ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट किया वो आपका इनकम है, और जो ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट की है वो आपके एक्सपेंसेस है, फिर वो चाहे किसी भी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड क्यों नहीं हो। मेरी बात समझ में आया ना। जबकि अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, याद करो, expenses which are related to the accounting period, whether it is paid or income which are related to the accounting period, whether it is received or it should be shown in the books of accounts related to the accounting period. और रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट केवल इनकम पे ही नहीं लगता बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आपकी इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस पे भी लगता है, रेवेन्यू आइटम्स पे लगता है। कुल मिलाकर किस पे लगता है, यहाँ रेवेन्यू से मतलब इनकम नहीं है, यहाँ रेवेन्यू से मतलब रेवेन्यू आइटम्स, इनकम और एक्सपेंडिचर, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल आज हमने सैलरी पे करी 1000 रुपीज पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई 12000, हमने चुकाई कितनी 10000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी का खर्चा कितना दिखाएं, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पीएनएल में डेबिट होगा, कितना दिखाएं, 10000 दिखाएं या 12000 दिखाएं, बोलो 12000। अगर आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल बेसिस के अकाउंटिंग चल रही है, और कैश बेसिस के अकॉर्डिंग पीएनएल में खर्चा कितना आएगा, 10000 ही आएगा जो हमने चुकाया है, राइट। आया ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों पे लगता है बेटा। किस पे लगता है, रेवेन्यू इनकम्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कितना क्रेडिट किया जाए। तो क्रेडिट करने के लिए, डेबिट करने के लिए खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है। तो बेसिस क्या है, दो है, एक कैश बेसिस और दूसरा अक्रूवल बेसिस। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमें क्या सिखाया गया सुनना, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती है। अगर आपकी एसेट्स परफॉर्मिंग एसेट्स है, क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स मतलब समझ रहे हैं, एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन विच बेसिस, अक्रूवल बेसिस। किस बेसिस पे क्रेडिट करना है आपको बेटा, अर्न बेसिस पर, जो आपने कमा लिया है, चाहे मिले चाहे। जबकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इंटरेस्ट ऑन एनपीए, टू बी क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट, टू बी क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट ऑन कैश बेसिस। इनका कैश बेसिस पर ही आपको इंटरेस्ट का करना है, क्रेडिट करना है। समझना की बात। परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज कौन से बेसिस पर, कौन से बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज कौन सी बेसिस पे, इसको लिखाओगे कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बारे में। अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड वेदर इट इज पेड और इनकम व्हिच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड वेदर इट इज रिसीव्ड और इट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड। आपका जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड है, अनअर्ड है, ये क्यों जनरेट होती है, क्योंकि आप अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। आपके डेटर का बैलेंस क्यों जनरेट होता है, क्योंकि आप अकाउंटिंग किस पे कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने माल बेचा, 1 लाख रुपए का माल बेचा, 80,000 नगद और 20,000 का उधार, मेरी सेल कितनी कहलाएगी, 1 लाख या 80,000। अगर आप 80,000 को सेल बोलते हो, कैश सेल्स को कैश सेल्स बोलते हो, क्रेडिट सेल्स को सेल्स, तो आपके डेटर क्रिएट होंगे क्या। हमने क्रेडिट सेल्स को भी क्या बोला, तो क्या क्रिएट हुआ भाई, माल तो बिक गया ना, आपको पैसा लेना है कस्टमर से, तो आपको डेटर क्रिएट करने पड़ेंगे, अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कैश बेसिस की अकाउंटिंग करूंगा तो वो तो यही बोले कि जो पैसा मिल गया है वही सेल है, जो नहीं मिला वो भी सेल, तो फिर कैश सेल ही सेल कहलाएगी। तो डेटर किस बेसिस पे क्रिएट हुआ है, अक्रूवल बेसिस पे। ऐसे ही क्रेडिटर्स हो गए, वो भी किस बेसिस पे क्रिएट होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, अक्रूड, स्टॉक अकाउंट के बैलेंसेस, जो करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं, वो क्यों क्रिएट होते हैं बेटा, क्योंकि आप अकाउंटिंग के बेसिस किस बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो कोई भी डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होंगे। कैश फ्लो में पढ़ा था ये चीज सीखी थी, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं, आप अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। तो इतना समझ में आया। तो बस हमको तो ये ध्यान देना है, अभी यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आपकी एसेट क्या है बोलो, तो उनसे आने वाला ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में किस बेसिस पे जाएगा, अर्न बेसिस पे। जबकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज किस बेसिस पे जाएगा, रिसीव्ड बेसिस पे, रिसीव्ड बेसिस पे, जो रिसीव्ड हो गया है। ये तो इनका तो बड़ा ही करेंगे, तो उनका पढ़ाओ, दोबारा रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़ाओ शुरू से पढ़ो। लाओ एक क्वेश्चन बता रहा हूं इससे रिलेटेड, फिर हम परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, हम देखते हैं। चलो बैंकिंग कंपनी निकाल लीजिएगा, बैंकिंग कंपनी निकाल लीजिएगा, अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी 3.1, ठीक है। प्रेजेंट इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 3.23, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 3.23 और 10 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आपके टेंशन 10 मार्क्स में आया क्वेश्चन बताइए 2014 इलस्ट्रेशन 4 एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 2000
14 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको ढंग से देखिएगा क्या है, करना क्या है। द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ ए कमर्शियल बैंक इज गिवन बिलो, मतलब आपको जो नीचे अमाउंट गिवन है ना बेटा, किसके गिवन है बोलो, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन, ये एडवांसेस के अमाउंट नहीं है, ब्याज के अमाउंट है, किसके अमाउंट है। फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को आप कितनी इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आपसे पूछा गया बेटा। आप कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, आप कितना ब्याज रिकॉग्नाइज करेंगे जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया जाए। तो देखना इधर, ध्यान देना। केशव, उत्कर्ष, आपको परफॉर्मिंग एसेट्स दे रखी है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दे रखी है, बुक में भी जानते हैं बेटा। अच्छा नीचे इधर तो नाम दे रखे, क्या दे रखे, देखो एडवांसेस के नाम दे रखे, टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये भी सुना है ना आपने, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। हमारा एक चैप्टर हुआ करता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां हम बिल बैंक से क्या करते थे, डिस्काउंट करवाते थे, एनकैश करवाते थे, लाइक जो उसकी ड्यू डेट आती थी इससे 2 महीने 3 महीने पहले, जो भी पीरियड होता था उससे पहले, और 2 महीने 3 महीने बाद बिल का एक्सेप्टर, बिल का पेमेंट किसको कर देता था, बैंक को कर देता था बेटा। तो बैंक ने आपको पैसा क्या दे दिया, एक तरीके से एडवांस दे दिया, क्या दे दिया, 2 महीने 3 महीने पहले दे दिया, और उसके लिए बैंक आपसे क्या चार्ज कर लेता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, कर लेता है नहीं कर लेता है, तो वो भी अकाउंटिंग हमें पढ़नी है इसी चैप्टर में। तो 3 यहाँ पर आपको एडवांसेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। अच्छा तो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, देखो परफॉर्मिंग एसेट्स, और ऊपर इसने क्लासिफिकेशन कर रखा है, देखो परफॉर्मिंग एसेट्स और, अच्छा परफॉर्मिंग एसेट्स, टर्म लोन, यहाँ पर ब्याज कमाया है हमने 240 लाख का, 240 लाख का ब्याज कमाया, देखिए आप ढंग से, लेकिन मिला कितना है। तो परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज किस बेसिस पे पीएनएल में जाना चाहिए बेटा, अर्न बेसिस पे या रिसीव्ड बेसिस पे, जो कमाया है वो क्रेडिट करें या जो मिल गया है वो क्रेडिट करें, परफॉर्मिंग का कमाया है, संस्कार। ऐसे ही कैश क्रेडिट का हमने 750 लाख अर्न किया है, रिसीव कितना किया है, तो कितना पीएनएल में जाना चाहिए, 750 या 620, 750। ऐसे ही बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड का अर्न कितना किया, 300, रिसीव कितना किया, तो कितना जाना चाहिए। अब इधर आ जाओ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे आ जाओ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में टर्म लोन के रेस्पेक्ट में हमने अर्न किया 150 लाख, पर रिसीव कितना किया जस्ट, तो कितना जाएगा, 10 जाएगा। ऐसे ही 150 अर्न किया है, रिसीव कितना किया है, एंड 200 में से आपने रिसीव किया 40 लाख, तो आपको क्या बोला गया नीचे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन accrual basis, should be recognized on, and interest on non-performing assets should be recognized on cash basis। आप परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज किस बेसिस पे लिखेंगे बेटा, accrual basis पे, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज किस बेसिस पे लिखेंगे, कैश बेसिस पे। लाइक तो फिर आपको क्या बोलेगा, hence the income to be recognized for the year 18-19 shall be as under, तो आपको ये पहले वाले कॉलम और आखिरी वाले कॉलम का क्या लगाना, उत्कर्ष टोटल लगाना और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा आपका 240 plus 10, 750 plus 2, 12, 300 plus 40, and net answer will be 13। ये आपकी इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर कोई डाउट है या नहीं, कोई डाउट तो बताइए इसको, या नहीं समझ में आ गया। नहीं आया, अरे सर आ गया, थैंक यू। आइए अनसोल्ड क्वेश्चन निकालिए इससे, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए, इसका भी आंसर आप निकाल लीजिए, अनसोल्ड 2, अनसोल्ड 2 3.43, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आप 2006 में, 2006 में, तो 2006, 2014 8 साल, 2022, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, राइट, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 1 में तो आएगा नहीं, देखो 20 के लाएगा ही नहीं, तो बचता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन।
तो 10 मार्क्स में ही आया बेटा, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका भी आंसर निकाल लीजिए फटाफट से आप। प्लीज देखिए, परफॉर्मिंग एसेट्स में अर्न कितना है 120, रिसीव्ड कितना है 80, तो 120 लेंगे, 750 620 750 लेंगे, एंड 150 150 150 ले लेंगे बेटा, और उधर 75 में से 5 रिसीव्ड हुआ है तो 5 ही लेंगे, एंड 150 में से 12 रिसीव्ड किया तो 12 ही लेंगे, एंड 100 में से 20 रिसीव्ड किया तो 20 लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 3.43 और आंसर आ चुका है आपका 1057। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? चलिए आगे देखिएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 रजिस्टर में कर लेना है, लिख लेना है, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 लाइनें जरूर लिख देना कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज है वो पीएनएल में अक्रूवल बेसिस पे जाएगा, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ब्याज है वो कैश बेसिस पे जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में दे रखा है आपको, इलस्ट्रेशन में दे रखा है, वैसे ही आपको 2 लाइनें लिखकर फिर कैलकुलेशन दिखा देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग का। तो इतना तो हमें समझ लिया कि जो एसेट्स आपको टाइम पर इंटरेस्ट जनरेट करके दे रही हैं वो परफॉर्मिंग है, और जो एसेट्स टाइम पर इंटरेस्ट जनरेट करके नहीं दे रही है वो क्या है? और एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस में सबसे पहले परफॉर्मिंग एसेट्स क्या बताया गया? परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, एसेट्स which are not non performing assets, एसेट जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है वो क्या है? परफॉर्मिंग है। तो कुल मिलाकर समझना किसको है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझना है। परफॉर्मिंग को तो समझने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमको जो टाइम पर पैसा दे रहा है वो परफॉर्मिंग है, और जो टाइम पर पैसा नहीं दे रहा है वो नॉन परफॉर्मिंग। को टाइम लिमिट हमको किसके लिए समझनी है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हमको क्लासिफाई करना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हमको समझना बेटा। परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए तो सिंपल सी एक लाइन दी गई है कि जो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है वो परफॉर्मिंग है, राइट? राइट, इसमें अपन लाइन लिख सकते हैं, एडवांसेस या उर्दू में इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑन एडवांसेस received on time। अगर आपको समय पे मिल रहा है तो वो एडवांसेस क्या कहलाएंगे? आपके परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे एडवांसेस पर आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट क्या मिल रहा है बेटा? टाइम पर मिल रहा है, समय पर मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर आ जाइए आप। चलिए एक क्लियर हो गया बराबर से। if the income from any asset, if the income from any asset is not received by the bank during a certain period,
then such asset is treated as non-performing assets, non-performing assets। और ऐसे एसेट्स को आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन और लिख लिया यहाँ पे, द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has issued detailed guidelines to bank regarding the classification of advances between performing assets and non-performing assets। मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशंस करते हैं। और आरबीआई टाइम टू टाइम पे नई गाइडलाइन आपको देता है, लेटेस्ट गाइडलाइन हम पढ़ रहे हैं अभी। और बड़ा गाइडलाइन तो बहुत लंबी चौड़ी है उसकी, हमें गिनती के 4-5 आइटम के बारे में डिस्क्राइब करना है। एक एडवांसेस के बारे में उसने क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे थे, और ये तो कम है बेटा, बैंक कई तरह के लोन बांटता है जो हमें पता भी नहीं, राइट है ना। बैंक कई तरह के लोन एंड एडवांस डिस्ट्रीब्यूट करता है, कई, राइट, ठीक है। तो एक लोन एंड एडवांसेस के बारे में बैंक ने डिटेल्ड गाइडलाइन दे रखी है। भाषण नहीं, हमें उसको थोड़ा बहुत शॉर्ट में कुछ लोन एंड एडवांसेस के बारे में क्या करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारी बुक में समझाया गया टर्म लोन के बारे में। किसके बारे में समझाया गया है? एक टर्म लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब ट्रीट किया जाएगा, नोट करें इसको। और आप अपनी बुक भी खोल लें बेटा, बुक में आपको 3.22 3.23 पर ये दे रखे बेटा टॉपिक। और ये 10 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है बेटा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी का ही बनता है। डिफाइन द परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या करिए, डिफाइन करिए, बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए तो यही बोलेंगे जहां पर आपको टाइम पर इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, जो कि टाइम पर आपको इंटरेस्ट चुका रही है, राइट, जो कि एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, वो परफॉर्मिंग एसेट्स है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए डिटेल गाइडलाइंस जो कि आरबीआई ने इशू कर रखी, कुछ लोन एडवांसेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करके दे रखा है। कोई दिक्कत? तो मैं भी आपको समझा देता हूँ एक बार। आपके प्लीज देखिएगा, यहाँ पर आपको समझा रखा टर्म लोन के बारे में, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बारे में, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड के बारे में, अदर अकाउंट्स के बारे में। तो 4-5 कैटेगरी आपको समझा रखी, यही आपको 10 मार्क्स में लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मिटा दो सर। चलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कॉपी बुक से करना बेटा, एज इट इज, जरा से पॉइंट है, बुक से एज इट इज कॉपी करना ही है। पेज नंबर 3.22 से 3.23 पर दे रखा है टॉपिक। तो सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूँ बेटा? सबसे पहले ले रहा हूँ, देखिए बेटा टर्म लोन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा ढंग से। टर्म लोन, राइट। अच्छा, टर्म लोन की क्या होगी बेटे? इंस्टॉलमेंट होगी। आपने जो लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं उन पर आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, करते नहीं करते? इंस्टॉलमेंट की क्या होती है? ड्यू डेट होती है। और ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है? ओवरड्यू हो जाती है। इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट क्या हो गई? ओवरड्यू होगी। और अगर ये ओवरड्यू रहती है अप टू 90 डेज, 90 दिन तक अगर ये ओवरड्यू रहती है बेटा, तो आफ्टर 90 डेज हम इसको क्या ट्रीट कर लेंगे? आफ्टर 90 डेज क्या ट्रीट कर लेंगे इसको? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन इसको समझना इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मान लो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल से मार्च, राइट। एक लोन ने आपका जुलाई
चुकाना क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट चुकाना बंद कर दिया। तो जुलाई, अगस्त नहीं चुकाया, सितंबर नहीं चुकाया, अक्टूबर आ गया, तो जुलाई वाली इंस्टॉलमेंट को मेरे ख्याल से 90 दिन हो जाएंगे, 3 महीने लगभग। नवंबर में भी नहीं चुकाया, दिसंबर में भी नहीं चुकाया, जनवरी में भी नहीं चुकाया, और कई इंस्टॉलमेंट्स को 90 डेज से ऊपर हो चुका है। अब फरवरी में आते आते उसने क्या करा, फरवरी में आते आते जितना भी आउटस्टैंडिंग डेब्ट था वो सारा का सारा क्लियर कर दिया। हम उसको परफॉर्मिंग एसेट्स माने या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माने? परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग? परफॉर्मिंग। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कब करेंगे बेटा? 31 मार्च को। कब करेंगे? 31 मार्च को देखेंगे बेटा। आप ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस पर्पस से कर रहे हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पर्पस से, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के पर्पस से। और वो काम कब होगा? भाषण में ही है। तो 31 मार्च को कुल मिलाकर स्टोरी है कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक क्या कर रही है, हाफ स्टेटमेंट बना रही है, हाफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। तो जिस दिन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन कोई इंस्टॉलमेंट 90 दिन से ज्यादा की ओवरड्यू है क्या, ये देख लो आप। आया ना? तो जैसे 31 मार्च को यहाँ पर सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो चुका है, 31 मार्च को उसकी एक भी इंस्टॉलमेंट ऐसी नहीं थी जो कि 90 डेज से क्या है, ज्यादा के लिए ओवरड्यू। तो ये क्या कहलाएगी? परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगी फिर उस केस में। भाषण नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम ये क्लासिफिकेशन कब कर रहे हैं। बट हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना है आपको कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट अगर ओवरड्यू हो जाती है, अगर वो 90 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू होती है, तो आफ्टर 90 डेज उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? तो आपको इसके लिए क्या लिखना है, बुक में से ही कॉपी करना है। देखिए, टर्म लोन। A term loan is treated as non-performing asset if interest and or installment of principals remains overdue for a period of more than 90 days. 90 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू चल रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन? चलिए, मैं इसके बाद आपको एक नीचे बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड आ जाइए। थर्ड पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट को अपन आखिरी में लेते हैं। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। अच्छा, इसके बारे में बताया ना हमको, बीआर, बीपी, राइट? अच्छा, बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट होती नहीं होती है? याद है 3 दिन जोड़ा करते थे हम ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, ग्रेस पीरियड के। ठीक है, अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, नेशनल हॉलीडे आ जाता है, तो हम क्या करते थे? एक दिन पहले ले लेते थे। इमरजेंसी हॉलीडे आएगा तो हम क्या करते थे? एक दिन बाद लेते थे ड्यू डेट। तो इनकी भी क्या होगी बेटा? क्या होगी? ड्यू डेट पे बिल के एक्सेप्टर को बिल का पेमेंट करना है बैंक को। याद करो, ये एक्स, ये वाई, दो पार्टी। एक्स ने बिल लिखा वाई पर, वाई एक्सेप्ट करके किसको दे देगा? और ये 3 महीने का बिल है मान लो, पर एक्स को पैसे की आज जरूरत है, तो एक्स कहाँ पहुंचेगा? ये पूरी अकाउंटिंग सिखाऊंगा इस चैप्टर में, रवि समझ लो। बैंक के पास गया, बैंक से बोलता है कि बीआर है, वाई ने एक्सेप्ट किया है, 3 महीने बाद पैसा देगा, बट मुझे पैसे की क्या है आज? बैंक क्या करेगा? उस बिल को एनकेश कर देगा, डिस्काउंट करके पैसा आपके खाते में जमा कर देगा। अब 3 महीने बाद बिल का पेमेंट कौन करेगा? किसको करेगा? तो बिल की क्या आएगी? ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट नहीं हो तो बिल क्या कहलाएगा? ओवरड्यू। ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो बिल क्या हो गया? और अगर ओवरड्यू कितने दिन तक रहता है? 90 दिन बाद। तो 90 दिन बाद हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो पढ़ लीजिए, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड की लाइन में पढ़ लीजिए बेटा क्या कह रहा? बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड आर ट्रीटेड एज एनपीए इफ दे रिमेन्स ओवरड्यू एंड अनपेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन other accounts में भी सेम क्राइटेरिया ले रखा है। अदर क्रेडिट फैसिलिटी विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। अब एक और बताओ, क्या ये क्राइटेरिया एग्रीकल्चर लोन पे लग सकता है क्या? वहां अलग गाइडलाइन है। एजुकेशन लोन पे लग सकता है कि ये क्राइटेरिया? वहां अलग गाइडलाइन है। तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल गाइडलाइन से जो आपको पढ़नी नहीं है, हमें गिनती के 4-5 लोन के बारे में आपको बता रखा है, वो वहां पर डिस्क्राइब करना। अब पॉइंट नंबर 2 बचा है, आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 देख लीजिएगा क्या है, किसके बारे में देखा? पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताना। कैश क्रेडिट एंड ऑर्डर, इसको समझ लीजिए थोड़ा ढंग से।
इसके बारे में क्या रहता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। अच्छा कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझते ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझते सब, ओडी ओवरड्राफ्ट है ना, उसकी बात कर रहा हूं। बैंक से आपने 5 लाख रुपीस की ओडी ले रखी है, ओवरड्राफ्ट ले रखी है। इसका मतलब क्या है, आपके खाते में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो आप 5 लाख तक के पेमेंट कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड होती है ना फैसिलिटी, वैसे बैंक क्या करता है अपने कस्टमर्स को, जो लॉयल कस्टमर्स है उनको क्या करता है, ओडी फैसिलिटी देता है, नहीं देता है। ये क्या कहलाएगी एक तरीके से, ये क्या कहलाएगी, इसकी सैंक्शन लिमिट कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। मतलब बैंक ने जो आपको एक लिमिट दे रखी है 5 लाख का ओवरड्राफ्ट, 10 लाख का ओवरड्राफ्ट, तो आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी आपको क्या करना है, ये पैसा आप इजीली क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन एक साइकिल के अंदर वापस इस पैसे को क्या करना पड़ता है बैंक को, अदरवाइज बैंक क्या करता है, पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर लेता है। साइकिल के अंदर अगर आप चुका देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। बात समझ में ही नहीं आई भाई, जब 30 दिन 40 दिन का जो साइकिल पीरियड होता है उसको आपको पैसा क्या करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है, कोई दिक्कत। अब सुनना, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के लिए क्या बोला है अपन ने, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये क्या हो जाए आउट ऑफ ऑर्डर, आदेश के बाहर, तो आउट ऑफ ऑर्डर होने के 90 डेज बाद हम इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे। पर बात ये आती है कि आउट ऑफ ऑर्डर कब होगी। तो आउट ऑफ ऑर्डर होने के लिए पहली कंडीशन है कि अगर विड्रॉल जो पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं वो सैंक्शन लिमिट से क्या आ जाए, ज्यादा हो जाए, सैंक्शन लिमिट से क्या हो जाए, ज्यादा निकालिए। आपकी लिमिट की 5 लाख की, आपने क्या करा 6 लाख 6.5 लाख निकाल ली, राइट। अब आप बोलोगे सर बैंक निकालने क्यों दे रहा है, लिमिट से ज्यादा निकालने क्यों दे रहा है, तो निकाला तो लिमिट एक था, 5 लाख रुपए निकाले थे मैंने, लेकिन एक साइकिल के अंदर पैसा जमा करा था, नहीं किया, बैंक ने क्या लगा दिया, ब्याज। तो ब्याज लगाते आपके विड्रॉल बढ़ जाएंगे, 5 लाख का बैलेंस 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो विड्रॉल सैंक्शन लिमिट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा वो, और आउट ऑफ ऑर्डर के 90 दिन बाद हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा दूसरी कंडीशन में क्या है कि विड्रॉल सैंक्शन लिमिट के अंदर ही है, विड्रॉल सैंक्शन लिमिट के क्या है, अंदर ही है, आपने विड्रॉल सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं किए। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो क्या क्या है, 3 कंडीशन यहाँ पे समझाई गई है। विड्रॉल सैंक्शन लिमिट के अंदर ही है, लेकिन आपने 90 दिन तक कोई भी क्रेडिट, ये 90 डेज की जगह हमारे बुक में दे रखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। So the outstanding balance is less than the section limit or power. There are credit continuously for more than 6 months as on the date of the balance sheet. There are no credit, करो balance को. There are no credit. Credit के आगे no word लगाओ. Credit के आगे no word लगाओ. No credits. मतलब आपने 6 महीने तक कोई भी पैसा जमा नहीं कराया है. There are no credit continuously. 6 महीने तक कोई भी पैसे जमा नहीं कराया आपने. मान लो हमने 5 लाख की लिमिट थी, 1 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। अब 1 लाख विड्रॉल कर लिए, वो आपको 1 महीने बाद क्या करने हैं, तो आपने 6 महीने तक जाके कोई भी पैसा जमा नहीं कराया, आया ना, बात समझ में नहीं आई, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो आउट ऑफ ऑर्डर। अब किसी को ये बात बता दी कि थोड़ा बहुत पैसा जमा करा के आना है, तो कोई 100 200 500 रुपए जमा कराया, जमा तो करा दिया 6 महीने के बीच में। अब फिर उसमें क्या कंडीशन लगाएगी कि अगर आपने क्रेडिट दिए, क्रेडिट पैसा जमा करा है, लेकिन उस पीरियड में जो ब्याज लगाया है ना आपने बैंक में, वो उस ब्याज को भी मेट आउट नहीं कर रहा। ब्याज लग गया मान लो 5000 आप जमा करा के 1000 रुपए, तो फिर क्या कहलाएगा वो, फिर आउट ऑफ ऑर्डर के 90 दिन बाद उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, एनपीए। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, देखो क्या कह रहा है, कहाँ आपको करेक्शंस करना है। A cash credit and overdraft account is treated as NPA if it remains out of order for a period of more than 90 days. 90 दिन से ज्यादा क्या हो जाए, ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाए। An account is treated as out of order if any of the following condition is satisfied. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power. आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूसली क्या है, ज्यादा है, पहली कंडीशन।
So the outstanding balance is less than the sanction limit or drawing power. मतलब withdrawal sanction limit drawing power से क्या कम है, लेकिन there are no credit continuously for more than 6 months as on the date of, आपने बैलेंस शीट की डेट के 6 महीने तक कोई भी पैसा जमा, credit during the aforesaid period are not to enough to cover the interest debited during the same period. तीसरी कंडीशन क्या बताई गई है कि पैसा जमा तो किया गया है लेकिन उस पीरियड में जो ब्याज लगाया गया है उसको भी मेट आउट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ ऑर्डर। हाँ तो फिर आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा भाई, जिसे 1000 रुपये ब्याज लगा आपने दे दिया, खत्म कर, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज तो दे रहा हूं ना, ठीक है ना। विड्रॉल सैंक्शन लिमिट के अंदर है, आपने ब्याज जमा करा दिया, कोई दिक्कत, बैंक पैसे लेकिन आपसे मूल पे तो ब्याज ले ही नहीं रहा ना, वो तो अगर आप ड्यू रेट पे पैसा नहीं दे रहे तो ब्याज ले रहा है, तो वो जाके आपने जमा करा दिया तो वो एनपीए कहलाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कोई दिक्कत। तो आपको ये थ्योरी आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेनी है बेटा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना और ये थ्योरी आपके रजिस्टर में नोट कर लेनी है। चलिए, थैंक यू।